ये ज़िंदगी हर रोज़ आपको कुछ नया सिखाती है और ज़िंदगी की गलतियां ही हैं जो आपको बेहतर से बेहतरीन बनाती है। गुड मॉर्निंग, मैं हूं आपके साथ रमा और स्वागत है आपका डीडी बिहार के मॉर्निंग लाइव शो बिहार बिहान में। तो जी हाँ, ये एक ऐसा शो है जिसमें हम आपको हर रोज़ हर एपिसोड में एक नए मेहमान से मिलाते हैं और ये मेहमान अपनी कहानी अपनी ज़ुबानी सुनाते हैं और आपकी ज़िंदगी की गुत्थी को सुलझाते हैं। होते हैं कई सवाल और साथ ही साथ कई जवाब, बट उससे पहले कई सारी ऐसी बातें होती हैं जो इतिहास, स्वास्थ्य और देश विदेश की होती है। तो जी हाँ, इसी के साथ सुनते हैं आज का अनमोल वचन। ये वचन वो है जो आपकी मॉर्निंग को गुड मॉर्निंग बनाएगा। और जी हाँ, अगर दिन की शुरुआत एक अच्छे नोट पर हो, कुछ अच्छी बातें से हो, तो पूरा दिन बन जाता है। और देखते हैं कि आज के दिन की खास बात में, गुड मॉर्निंग की इस पॉजिटिव बात में क्या कुछ खास है। तो जी हाँ, पेश है आपके सामने आज का अनमोल वचन। गुलाब को उपदेश देने की आवश्यकता नहीं होती, वह तो केवल अपनी खुशबू बिखेरता है। उसकी खुशबू ही उसका संदेश है। महात्मा गांधी। अभी फिलहाल जी हाँ, बारी आ चुकी है हमारे स्पेशल गेस्ट से आपको मिलवाने की। और हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं आज, ये एक पति पत्नी की जोड़ी है। एक तरफ वीना गुप्ता जी हैं, दूसरी तरफ देशबंधु गुप्ता जी हैं। बहुत बार आपने सुना होगा कि किसी सफल महिला के पीछे एक पुरुष का हाथ होता है, वैसे ही किसी सफल पुरुष के पीछे भी महिला का हाथ होता है। और ये जो जोड़ी है, इसमें कोई कॉम्पिटिशन की भावना नहीं है, जो मुझे सबसे अच्छी लगी। और दोनों ही लोग सामाजिक क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। अगर वीना गुप्ता जी बड़े मंचों पर अपनी कुकिंग की प्रतिभा को दिखा रही हैं, तो वहीं पर देशबंधु गुप्ता जी बिल्कुल काफ़ी लोगों की हेल्प कर रहे हैं, चाहे वो विकलांगों की हेल्प करना हो और उन्हें फिर से चलना सिखाना हो, या फिर अपने नॉलेज से लोगों को लीगल हेल्प देना हो, या फिर टैक्स के बारे में बताना हो। इसी के साथ स्वागत है मैम आपका वीना गुप्ता जी, और साथ ही साथ सर आपका देशबंधु गुप्ता जी। वीना गुप्ता मैम, आपके बारे में ज़रूर ये हम दर्शकों को कहना चाहेंगे कि कहते हैं महिलाओं का जीवन सीमित हो जाता है जब उसकी शादी हो जाती है, पर आपने ये बिल्कुल ये बात को नकारा है और काफ़ी सारे मंचों में अपनी प्रतिभा को दिखाया है। साथ ही साथ देशबंधु गुप्ता जी, सर आपके बारे में ये कहना चाहेंगे दर्शकों को कि आपने ना सिर्फ अपनी पढ़ाई को खुद के लिए उपयोग किया, बल्कि समाज के लिए भी उपयोग किया। और चाहे वो LLB हो, चाहे वो अपने मेडिकल साइंस को उपयोग करना हो, आज आपके कारण काफ़ी लोगों का जीवन बदला है। इसी के साथ स्वागत है आपका एक बार फिर से। मैम, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे होगा कि सामाजिक क्षेत्र में आपका बहुत सारा काम है, तो ऐसी कौन सी वो एक घटना रही जिसने आपको इस चीज़ के लिए प्रेरित किया? मेरे को याद है कि पंजाबी बिरादरी का एक फूड फेस्टिवल लगा था, जिसकी मेरे को जिम्मेवारी सौंपी गई थी। तो उस जिम्मेवारी को मैंने अपनी, जैसे मेरी नेचर, मैंने बखूबी निभाया था। उसके बाद मेरे को बोला गया कि तुम कुछ लेडीज़ को और आगे लाओ। हम लोग उस टाइम मेरे हस्बैंड पंजाबी बिरादरी के प्रेसिडेंट थे, बोले कि आप अपने फ्रेंड्स को साथ में जोड़ो, तो हम आपका भी एक लेडीज़ का एक विंग स्टार्ट कर देंगे। तो उससे मेरे को प्रेरणा मिली कि मेरे लीडरशिप की क्वालिटी, तो जैसे कि सब कोई बोलते हैं कि बचपन से ही है, पर मेरी ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी को भी लोगों ने सराहा, तो उसने मेरे को प्रेरित किया कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ। क्या बात है। तो जी हाँ, एक छोटी सी घटना आपके अपने जीवन में और दूसरों के जीवन में क्या कुछ बदलाव ला सकती है। और साथ ही साथ अभी जानते हैं देशबंधु गुप्ता जी से कि सर LLB, MCOM, काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में आपकी जानकारी रही है। ऐसे में समाज के साथ जुड़ाव कैसे हुआ? ऐसा है कि पढ़ाई के साथ साथ हम लोगों ने देखा कि समाज में कई तरह के क्रियाएं, कर्तव्य चलते रहते हैं, और हम लोगों ने पढ़ाई के बाद में ये महसूस किया कि हम अपने लिए तो जीते हैं, लेकिन हमको समाज को भी कुछ देना चाहिए, क्योंकि वी ओ समथिंग बैक टू द सोसाइटी। और मैं अपने जीवन में सबसे ज़्यादा प्रेरित हुआ किसी से, वो है स्वामी विवेकानंद जी। उन्होंने कहा था, दे लिव अलोन हु लिव फॉर अदर्स। तो ये मेरा एक मंत्र बन गया, अगर अपने लिए कुछ करना है, सभी करते हैं, लेकिन हमको कुछ करना है तो समाज के लिए करना चाहिए। क्या बात है। तो जी हाँ, एक बहुत अच्छी लाइन हमें सुनने को मिली कि दे लिव अलोन हु लिव फॉर अदर्स। तो जी हाँ, वो अकेले जीते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं, बिल्कुल यही सर कहना चाह रहे हैं। इसी के साथ नेक्स्ट सवाल मेरा वीना गुप्ता जी आपसे होगा कि जब आपने सामाजिक क्षेत्र में
अपने कदमों को रखा, तो उस समय बिहार के बारे में बात करें तो महिलाओं से कैसा फीडबैक मिला और ये जर्नी कितनी कठिन रही? महिलाओं से फीडबैक तो बहुत अच्छा मिला, क्योंकि हर महिला के अंदर कोई ना कोई टैलेंट तो है। तो उनको लगा कि अगर हमको एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा तो हमको अपने टैलेंट को दिखाने का मौका मिलेगा। तो मेरे को लगा कि क्यों ना सबको इस टाइप की अपॉर्चुनिटी दी जाए कि वो लोग इस प्लेटफॉर्म पे अपने अपने टैलेंट को दिखा पाएँ। क्योंकि कहते भी हैं कि ये अलग बात है तमीर नहीं होते, वरना हर जहन में कुछ ताजमहल होते हैं। हर एक के अंदर कोई ना कोई टैलेंट है, अगर कोई प्लेटफॉर्म मिलता है तो उसको अपना टैलेंट दिखाने का अवसर मिलता है। क्या बात है मैम, ये बहुत खूबसूरत लाइनें आपने कही। ये लाइनें प्लीज़ हमारे दर्शकों की तरफ आप अगर बता सके, क्योंकि बहुत सुंदर लाइनें हैं। ये अलग बात है कि तमीर नहीं होते, वरना हर जहन में कुछ ताजमहल होते हैं। क्या बात है कि अगर हमको मौका नहीं मिलता तो हम अपना टैलेंट नहीं दिखा सकते, अगर प्लेटफॉर्म मिलता है तो हम अपना टैलेंट जो है बखूबी से दिखा सकते हैं। क्या बात है। तो जी हाँ, हर इंसान के अंदर एक प्रतिभा होती है, बस मौका होना चाहिए उसको दिखाने का, क्योंकि ऐसा कोई इंसान नहीं जो जिसमें कोई प्रतिभा ना हो। भगवान ने हम सभी को बिल्कुल बनाया है और हर इंसान में कुछ ना कुछ खूबी ज़रूर डाली है। इसी के साथ देशबंधु गुप्ता जी, आपसे मेरा नेक्स्ट सवाल होगा कि वीना गुप्ता जी को आप कैसे सपोर्ट करते हैं इन चीज़ों में? देखिए, सपोर्ट करने की बात ये है कि जब हम लोगों ने शादी के फिर 7 वचन लिए थे, मैं उसको आज भी निभा रहा हूँ। और सचमुच बात ये है कि देखिए, हम लोग की जो कंपेटेबिलिटी है वो हम सब मानते हैं कि वो अपने आप में एक उदाहरण हो सकता है। मैं एक घटना सुनाना चाहूँगा। हम लोग एक सामाजिक फंक्शन में कपल्स के रूप में कई कपल्स वहाँ मौजूद थे। सबको एक प्लेन पेपर दिया गया। उस प्लेन पेपर के ऊपर लिखा गया था कि आप अपने जीवन साथी की एक जो कमियां हैं उसको आप गिनाइए। तो मैं तो ढूंढने लगा तो मुझे तो कोई कमी नज़र नहीं आई। मैंने पेपर को कुछ भी नहीं लिखा। और जब पेपर सबमिट हुए, उन्होंने जब उसे घोषणा की तो हम दोनों का खड़ा किया। उन्होंने कहा कि भाई आप लोगों ने कुछ नहीं लिखा। भैया, मैंने कहा कि इन्होंने भी पेपर सादा दिया था। तो कमी ढूंढने से बहुत प्लानिंग नहीं की थी? नहीं, प्लानिंग पता ही नहीं था, बैठे हुए थे। पता ही नहीं था, तो अचानक दिया गया ना, पहले से बताया थोड़े गया था। लेकिन देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ जीवन में अगर कमियां ढूंढनी है तो खुद में ढूंढिए। हम में बहुत कमियां हैं, ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल सच्चे रूप में वैसे हैं। इसलिए दूसरों की कमी नहीं ढूंढ के उनकी पॉजिटिविटी को हमको ढूंढना चाहिए। एंड आई पर्सनली बिलीव, बी गुड डू गुड। क्या बात है, मतलब बिना किसी प्लानिंग के आपका भी कोरा कागज और सर आपका भी कोरा कागज। क्या बात है। इसी के साथ तो जी हाँ, आपने देखा कि अगर सच में प्यार हो और आपका रिश्ता बहुत सुंदर हो तो बिना बोले बातें हो जाती है। अभी फिलहाल देशबंधु गुप्ता जी, आप ही से एक और सवाल होगा कि टैक्स लॉ पे आपने 2 किताबें लिखी हैं, तो जी हाँ, इसके बारे में ज़रूर कुछ बताएं। देखिए, इसके बारे में क्या है कि मैंने दिसंबर 76 में अपना एक्चुअल प्रोफेशन शुरू किया था। और जो एक टैक्स है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है। और ख़ासकर इससे जो लैंग्वेज होती है, नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉजेज होते हैं, जिसको हम लोग जो LLB कर चुके हैं उनको समझना मुश्किल होता है। तो बाकी जो आम आदमी हैं उनके लिए समझने के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो मैंने सबसे बड़ी बात है जो जिसमें अभी बिहार वैट टैक्स स्टार्ट हुआ था 2005 में बिहार में, उसमें सबसे है कि वैट रेट्स को लेके कई तरह के डिबेट्स और डिस्प्यूट होते थे। तो एक किताब थी, मल्होत्रा ब्रदर्स ने उसे स्टार्ट की थी। उसने कई कम्युनिटी के वैट रेट्स वो समय समय से गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफिकेशन चेंज होते रहते हैं। मैंने उसका एक कंपाइलेशन किया था कि अगर किसी को वैट रेट्स के बाद जानना है तो उसको ढूंढना नहीं पड़े कि 10 साल पहले क्या नोटिफिकेशन हुआ, अभी में क्या हुआ। कि एक वो चीज़ ऐसी सामने आई, लोगों को हैंडी हो गई। और यहाँ तो इनकम टैक्स की बात है, उसमें तो कोई चेंज हम कर नहीं सकते, लेकिन उसको सरल भाषा में लोगों को समझाने के लिए हम उसको कुछ कर सकते हैं। अभी आपने देखा होगा इसी बजट सेशन में निर्मला सीतारमण जी हमारी वित्त मंत्री हैं, वो एक इनकम टैक्स एक्ट जो कि नया रूप में आ रहा है, जिसका एक बहुत सरलीकरण किया गया है, भाषा में बहुत चेंज किया गया है। मैंने उसको प्रोविजन कुछ को देखा है और सचमुच ये आने वाले समय में जो LLB नहीं आम आदमी जो हैं उसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। क्या बात है सर।
तो जी हाँ, हमने जाना कि किस प्रकार से अगर बात करें कॉमर्स के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में, तो बिल्कुल ये आम आदमी के लिए समझना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप मेरी बात करें तो मुझे भी बैंक में जाने से पहले थोड़ी सी घबराहट होने लगती है कि किस काउंटर पे जाना है, कौन सी चीज़ें करनी है, बिकॉज ऑफ कोर्स स्कूल में ये पढ़ाई नहीं होती है कि बैंक में जाकर आपको कैसे किसी फॉर्म को भरना है और उसके बाद फिर क्लर्क से कैसे बात करनी है। तो सर, आपने ये जो सरल भाषा में किताब लिखी है, ये काफ़ी ज़्यादा उपयोगी थी। और मैम, इसी के साथ आपसे दूसरा सवाल होगा मेरा कि अगर बात करें सामाजिक क्षेत्र के बारे में, तो आपका क्या मानना है कि महिलाओं को आमदनी के बारे में बात करें तो अपनी एक छोटी सी इनकम होनी कितनी ज़रूरी है? एकदम होनी चाहिए। औरतों को आजकल सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं होंगे तो आगे की ज़िंदगी को बिताना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से तो हर कोई ना कोई, अगर हम वर्किंग नहीं है तो घर में ही हम इस टाइप का अपना बजट का मैनेज करें कि हम उसमें से अपना कुछ इनकम को सेव करके हम अपना इनकम का एक जरिया बनाएं। और मेरे को लगता है कि इसको बहुत सख्त ज़रूरत है। और आज के समाज में शायद जो अभी जो समय आ रहा है, हर कोई लड़की, हर कोई महिला जो है वो सेल्फ इंडिपेंडेंट होना चाहती है। क्या बात है। सर, आप मैम को इस चीज़ के लिए कितना प्रेरित करते हैं अगर इकोनॉमिक मैटर्स के बारे में बात करें तो? देखिए, यहाँ तो इकोनॉमिक्स की बात है, बीना जी से ज़्यादा अच्छा कोई इकोनॉमिक्स हो नहीं सकता। क्या बात है सर। मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि शादी से पहले शी वॉज ए लेक्चरर इन इकोनॉमिक्स इन DAV कॉलेज। ओके। शादी के बाद शी डिड नॉट परसू के अपब्रिंगिंग माई पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। तो इन्होंने बहुत सेक्रीफाइस किया और इनका जो कार्य करने की शैली है वो बहुत कुछ सीखने वाली। मैं भी सीखता हूँ, इस मन से कह रहा हूँ कि ये परफेक्शनिस्ट हैं। किसी काम को करने के लिए उसकी बहुत प्लानिंग करने के बाद कैसे एग्जीक्यूशन होगा, उसका प्रेजेंटेशन होगा, इनसे बहुत चीज़ सीखने वाली बात है। क्या बात है सर। मतलब मैं बस ये कहना चाहूँगी कि अगर कोई पुरुष अपने मुंह से बोले कि मैं इस महिला से कुछ सीखता हूँ, तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारे यहाँ ये बिल्कुल थिंकिंग है कि कोई पुरुष कैसे कह सकता है कि हम इस महिला से ये चीज़ सीख रहे हैं। तो मैम, बिल्कुल आप बहुत लकी है और ये बहुत ही गौरवशाली बात है कि सर आप इतने डाउन टू अर्थ हैं। इसी के साथ सर आप ही से एक और सवाल होगा अबाउट वैट एंड GST कमेटियों में भी आपका काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहा है, तो इसके बारे में कुछ बताएं और आपने क्या कुछ जाना और क्या चीज़ें सुधार की ज़रूरत है? क्योंकि ये मेरे प्रोफेशन से संबंधित है, आई लव दिस क्वेश्चन। 2005 में बिहार वैट एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया था और सुशील मोदी, जिनके हम लोगों ने एक साथ स्कूलिंग की थी, उसमें वित्त मंत्री थे। तो जो बिहार वैट एक्ट जो बनाया गया था वो कंपाइलेशन ऑफ सेवरल प्रोविजंस फॉर डिफरेंट स्टेट्स। तो अपने आप में वो कंप्लीट नहीं था, उसमें कई प्रोविजंस ऐसे थे जो कि कंट्राडिक्टरी थे और टैक्स पीपल के लिए बहुत ही स्ट्रिंजेंट थे। तो ये विचार किया गया, जैसे फॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए रिटर्न फाइल करने के लिए, उसमें भी कई कमियां थीं, प्रोविजन से बहुत सख्त थे। तो बिहार सरकार ने सुशील मोदी जी के नेतृत्व में एक कमेटी की, 5 मेंबर्स कमेटी थी। आई वॉज वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ 5 कमेटी। हम लोग गर्मियों में 3-4 महीना लू में जाके हम 2-2, 3-3 घंटे वो कमेटी काम करती थी। हम लोगों ने कई उसमें सुधार किए, रिटर्न्स में सुधार किए ताकि किसी को दिक्कत नहीं हो समझने में, किसी से गलती नहीं हो जाए। और कई प्रोविजंस ऐसे थे स्ट्रिंजेंट है, अगर आपसे गलती हो गई तो हो सकता है कि आपके बिजनेस में ताला लगा दिया जाए, क्योंकि इतना ज़्यादा वो लायबिलिटी होती थी। एक मामले में बिरला कॉर्पोरेशन के मामले में ऐसा ही हुआ था। हम हाईकोर्ट गए थे, हाईकोर्ट ने बहुत स्ट्रिक्ट उसमें स्ट्रिक्चर किया था। तो उसके बाद से हम लोगों ने उस सेक्शन को चेंज किया और आज सभी लोग खुश हैं। क्या बात है सर। और GST कमेटी में भी यही बातें हैं, ग्रीवांस है कि कई ग्रीवांसेज आती हैं डिपार्टमेंट के बारे में, ऑफिसर्स के बारे में। हम उनको सजेशन देते हैं कि देखिए, अभी GST कमेटी एक 1 जुलाई 2017 में आई, तो उसमें भी कई पहला प्रयोग था हिंदुस्तान में। बाकी कई स्टेट्स में ये GST चल रहा था, तो हमने उसमें भी कई फॉर्म्स में, कई प्रोविजन में सजेशन किए और काफ़ी कुछ माना भी किया। क्या बात है सर। तो जी हाँ, हमने जाना कि किस प्रकार से आपकी एक छोटी सी कोशिश काफ़ी लोगों की ज़िंदगी में बदलाव ला सकती है। और जी हाँ, जो समस्याएं आपकी ज़िंदगी में हैं, वो समस्याएं शायद आपकी ज़िंदगी में इसलिए आ रही है क्योंकि आप में वो ताकत है कि आप उस समस्या का हल खोज सकते हैं। इसी के साथ हमारा दूसरा सवाल वीणा गुप्ता जी आपसे होगा कि मैम, फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर्स एंड कैंसर अवेयरनेस सोसाइटी
इसमें भी आपका काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं योगदान रहा है, तो इसके बारे में कुछ बताइए और क्या कुछ सीखने का मौका मिला और क्या बदलाव आप लाना चाहती हैं? मेरे को सबसे अच्छा तो ये लगता है कि जब हम इस कैंसर अवेयरनेस सोसाइटी वगैरह जैसी ऑर्गेनाइजेशन के बीच में बैठते हैं, बहुत से डॉक्टर्स के साथ हमको इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है, जिसमें हमको बहुत सारी चीज़ें जो कि हम कहीं पढ़ नहीं सकते, देख नहीं सकते, उनसे बात करके हमको समझने का मौका मिलता है। और समाज में जो अवेयरनेस के प्रोग्राम करवाते हैं, उससे कम ये है कि हम किसी को हो जाए रोक तो नहीं सकते, कम से कम जो जिनको नहीं है कम से कम उसको रोकने का कोशिश करते हैं। तो जो भी इसके लिए स्टेप्स किए जाते हैं, हम कोशिश करते हैं कि समाज में, जिस समाज ने हमको इतनी इज्जत सम्मान दिया है, हम किसी न किसी रूप में उसको ये रिटर्न करके दें कि वो इस तरह के अवेयरनेस के प्रोग्राम करवाएं। क्या बात है मैम, आपको क्या लगता है कि अगर कैंसर के बारे में बात करें तो क्या लोगों के मन में एक ऐसी भावना है कि कह सकते हैं घृणा की भावना, या फिर लोग डरते हैं इससे? नहीं, सही मायने में पूछा जाए डरते तो हैं, पर अभी समय बदल गया है। जैसे शुरू में पहले लोग बहुत डरते थे, अब इतने अवेयरनेस के प्रोग्राम होते हैं, इतनी जागरूकता, हर ऑर्गेनाइजेशन, चाहे ऑब्स्टेट्रिक सोसाइटी है, गायनेकोलॉजी सोसाइटी है, कैंसर सोसाइटी है, सब लोग टाइम टू टाइम पिंक वॉक वगैरह करवाते हैं। इसमें अवेयरनेस आई है लोगों को कि कम से कम हम लोग जिस वजह से ये होते हैं, हम उस अपनी जीवन शैली को इस टाइप का अपनाएं कि इस टाइप की होने की संभावना ना हो। क्या बात है। तो जी हाँ, हमने जाना कि किस प्रकार से अवेयरनेस प्रोग्राम्स हो रहे हैं और किस प्रकार से कई सारी चीज़ें हो रही है ताकि आप कैंसर से डरे नहीं, आप कैंसर से लड़े। इसी के साथ सर मैम, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यही होगा, आप दोनों से काफ़ी व्यक्तिगत सवाल है कि पति पत्नी में क्या कभी कोई कंपटीशन की भावना आई कि मे बी वीना गुप्ता जी ज़्यादा अच्छा कर रही है या फिर देशबंधु गुप्ता जी ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं? क्योंकि अक्सर ये हो जाता है कि जिन जीवन साथी को एक दूसरे को सपोर्ट करना होता है, वो एक दूसरे से ही कंपटीशन करने लगते हैं, तो इसके बारे में कुछ बताएं। नहीं, इसके लिए तो मैं ये कहूँगी कि इस मामले में बहुत लकी हूँ कि अगर मेरी कोई चीज़ की कुछ अच्छा होता है, मेरी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, जब मेरे को कुछ अवार्ड मिलता है, मेरे से ज़्यादा खुशी इनको होती है। क्या बात है सर, आप क्या कहेंगे? देखिए, ये अपना नज़रिया होता है। मैंने पहले ही आपसे कहा कमियां ढूंढिए बहुत मिलेंगी। मैं तो इनसे ज़्यादा खुश होता हूँ जब भी मेरे से आगे बढ़ के काम करते हैं, इनको अवार्ड मिलता है। कहीं भी कंपटीशन है, पति पत्नी का मैंने पहले ही बताया, एक ऐसा रिश्ता है, अगर कंपटीशन है तो वो रिश्ता फिर बिखर जाता है। कंपटीशन, हम दूसरे के एक सप्ली कहते हैं कि सप्लीमेंट है, एक दूसरे को हम पूरक हैं। जब हम एक दूसरे के पूरक हैं कहते हैं, कंपटीशन की भावना कहाँ से आएगी? बिल्कुल, क्या बात है। तो ऐसा कभी हुआ कि सर आपने भी, जैसे मैम कुकिंग बहुत अच्छा करती है, तो आपने भी कोई डिश बनाई हो घर पे? सच कहूँ? हाँ हाँ। मैं रसोई में बहुत कम जाता हूँ, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मैं चाय का कप बना सकता हूँ, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं आता। मैम, आपको सर की चाय कैसी लगती है? बहुत अच्छी लगती है। क्या बात है। इसकी तो इंटरेस्टिंग एक किस्सा है कि एक बार इनको चाय बना, हम लोग कहीं गए हुए थे बाहर में घूमने के लिए, इनकी ड्यूटी लगी थी, सबको कुछ कुछ काम था, इनकी चाय की ड्यूटी लगी थी, तो ये थोड़ा सा सीरियस हो गए थे और इनको ये नहीं मालूम है कि सबको उठने के बाद चाय दी जाती है। इनको लगा कि मेरे को चाय देनी है, चाय बना ली, फिर सबको उठा उठा के चाय पिलाई। आज भी उस चाय को सबको याद करते हैं। क्या बात है, बिल्कुल, ये काफ़ी रोचक और कह सकते हैं हस्तात्मक किस्सा। और इसी के साथ वीना गुप्ता जी, आपसे जानना चाहेंगे कि काफ़ी सारे बड़े मंचों में आपने अपनी प्रतिभा को दिखाया है, तो इन सभी मंचों में सबसे खास किस्सा जो आप सुनाना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, और साथ ही साथ कैसे वो जो डर वाली फीलिंग होती है और उसके बाद खुद को विजय घोषित होते हुए देखना, ये दोनों चीज़ें जो आपने महसूस की, उसके बारे में बताएं। मेरे को बहुत सारे अवार्ड मिल चुके हैं, जैसे सुपर मॉम, कुकरी क्वीन, पर सबसे बेस्ट जो मेरा आज तक का है वो यूनिक डिस्ट्रिक्ट गवर्नर का है, क्योंकि वो वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म अमेरिका में शिकागो में मिला था, वो भी 210 कंट्रीज़ के हमारे डेलीगेट्स थे उनके बीच में, तो वो मेरे लिए सबसे बड़ी गौरव की बात थी, क्योंकि ये वो जो हमको टास्क दिया गया था वो हमारे गवर्नर बनने से पहले वो कंप्लीट करने का था, तो मैं उसको कंप्लीट करके लेके गई थी, जिससे मेरे को बहुत अच्छा लगा कि कोई भी लाइफ में चैलेंज मिलता है उसको मैं कर सकती हूँ। क्या बात है। सर मैम, डीजी कपल के बारे में हम जानना चाहेंगे, क्योंकि हमने बिल्कुल ये सॉफ्ट स्टोरी में देखा, और साथ ही साथ जानना चाहेंगे कि आप पहले डीजी कपल है, तो इस टर्म के बारे में कुछ बताएं और प्लीज़ कुछ विस्तृत तौर पे हम जानना चाहेंगे। डीजी कपल के बारे में, जब डीजी की बात होती है तो उसका फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट गवर्नर। डिस्ट्रिक्ट जो है वो रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट नहीं है,
वो लायंस डिस्ट्रिक्ट है। ओके। हमारे पूरे वर्ल्ड में 193 कंट्री है मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस, लेकिन लायंस इंटरनेशनल में मोर देन 210 कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ लायंस इंटरनेशनल। ये 210 कंट्रीज में 750 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट है। आप कल्पना कीजिए कि पूरे वर्ल्ड में 750 डिस्ट्रिक्ट हैं, और हमारा जो डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, हम डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हैं, डिस्ट्रिक्ट 322E, वो कंप्राइजेज ऑफ बिहार यानी पार्ट ऑफ झारखंड। यानी जितने रेवेन्यू बिहार डिस्ट्रिक्ट में हैं सारे को मिलाने के बाद पार्ट ऑफ झारखंड वो एक डिस्ट्रिक्ट गवर्नर होता है। वर्तमान में 150 से ज़्यादा क्लबें हैं। तो मैं 2003-04 में डिस्ट्रिक्ट गवर्नर था। बीना जी 2017-18 में। लायंस इंटरनेशनल की स्थापना 7 जून 2017 को हुई थी, और 2017 में सेंटेनियल इंटरनेशनल कन्वेंशन, बीना जी सेंटेनियल डिस्ट्रिक्ट गवर्नर थी, और इनको जो यूनिक डिस्ट्रिक्ट गवर्नर का अवार्ड मिला था वो शिकागो में इसलिए मिला था। और ये इनका जो यूनिक डिस्ट्रिक्ट गवर्नर सेंटेनियल गवर्नर है, मुझे लगता है कि अब आने वाले 2027 में ही हो सकता है, उसके पहले तो हो नहीं सकता कि 100 साल पूरे होंगे तब मिलेगा। ये उस समय के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हैं। जब इनको अवार्ड मिला था, हमारे डिस्ट्रिक्ट के कई लोग थे, और मंच में पूरे वर्ल्ड से कुछ ही लोग थे, चुनिंदा लोग थे, जिनको कि यूनिक डिस्ट्रिक्ट गवर्नर के अवार्ड से नवाजा गया था। मुझे बहुत खुशी है कि बीना जी उनमें से एक थी, और उस समय सचमुच जो हमारे चेहरे पर खुशी थी उसका वर्णन करना आज इस वक्त मुश्किल है। क्या बात है। तो मैम नेक्स्ट सवाल बिल्कुल आपसे होगा युवाओं के लिए, कि प्लीज़ हमारे दर्शकों को बताएं कि ज़िंदगी में आप कोई जीत हासिल करते हैं, उसके बाद विनम्र रहना बहुत ज़रूरी है। सफलता का संतुलन ये कैसे करें, और किसी जीत के बाद ये महसूस करना कि भाई हमने तो पूरी दुनिया जीत ली है, और उसके बाद भी विनम्र रहना और बिल्कुल आगे भी अच्छी कोशिशें करते रहना, ये युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी सीख हो सकती है। तो आपने जब इतनी चीज़ें जीती है और इतने सारे मुकाम हासिल किए हैं, तो प्लीज़ कुछ बताएं। मेरा तो यही कहना है कि हम कुछ भी काम करें, चाहे पढ़ाई करें, चाहे बच्चों को पालें, चाहे घर को देखें, चाहे समाज का काम करें, पूरी शिद्दत से करें। कभी भी ये दिमाग में नहीं कि मेरे को अवार्ड जीतना है। और सच में बताऊँ कि मेरे को अभी आज तक कितने अवार्ड मिले, कभी भी मैं इस भावना से नहीं किया कि मेरे को अवार्ड मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। उसको मैंने 100% अपना देने की कोशिश की है। जब मैं लायंस की गवर्नर थी उस टाइम मेरा स्लोगन भी था नर्चर एक्सीलेंस, ताकि कुछ भी आपने करना है उसका 100% माना जाता जनरली। तो मैं कहती थी कि आप अपना एफर्ट करिए कि 200% करिए, क्योंकि 200% का टारगेट रखेंगे 100% तो डेफिनेटली आप कर ही लेंगे। तो मैं युवाओं को यही प्रेरित करना चाहूँगी कि आप कुछ भी काम को करिए, पूरी शिद्दत से करिए, पूरी पैशन से करिए। उस चीज़ को चाहे पढ़ाई करें तो उसको पढ़ाई को भी उतने ही मन से करें जितने मन से आप खेल कूद या एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम करते हैं। क्या बात है। तो जी हाँ, इसी के साथ ये काफ़ी बड़ी सीख थी कि सफलता के साथ संतुलन कितना ज़रूरी है, और साथ ही साथ अगर सफल हैं आप ज़िंदगी में तो साथ ही साथ विनम्र रहना कितना ज़रूरी है। इसी के साथ सर मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे कि सेम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपने भी ज़िंदगी में काफ़ी सारी चीज़ें हासिल की है, और बिल्कुल आपने भी काफ़ी सारी चीज़ें देखी हैं, इसके बाद भी विनम्र कैसे हैं आप, और ये संतुलन युवाओं के लिए क्या संदेश है? सबसे बड़ी बात यह है कि जीवन में आप आज कुछ हैं तो समाज की वजह से, अपने माता पिता की वजह से। तो जो आपको संस्कार बचपन से मिले, अपने परिवार से मिले हैं, आने वाले भविष्य में वो आपके कार्य में परिलक्षित होते हैं। हमारी पहले जॉइंट फैमिली थी, बाद में अलग अलग हुए, लेकिन आज भी माता पिता के जो गुण थे मुझ में वो आए। सबसे पहले तो मैं अपने माता पिता के चरणों को प्रणाम करता हूँ, और साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूँ कि जब बीना जी डिस्ट्रिक्ट गवर्नर के पहले जब शादी होके आई थी तो हमने देखा था कि इन्होंने बहुत बड़ा सेक्रीफाइस किया है। शी वाज ए लेक्चर इन इकोनॉमिक्स, और उन्होंने चिल्ड्रंस की अपब्रिंगिंग के लिए सबसे बड़ा जो योगदान दिया था। आज आपको मुझे कहते हुए खुशी हो रही है, हमारे 2 बच्चे हैं, बेटी बड़ी है वो डेंटल सर्जन है, इसमें अपोलो हॉस्पिटल दोहा में है, और बेटा IIT बॉम्बे का टॉपर, और आज वेल सेटल्ड है USA में। क्या बात है। तो जितने भी पद जहाँ भी हमने काम किया, चाहे ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर हो, वो वाइस प्रेसिडेंट रहा, कमर्शियल टैक्सेस बार चेयरपर्सन रहा, इनकम टैक्स बार सेक्रेटरी रहा, कभी जब मन में नहीं आया कि मैं कुछ हूँ। अगर ये भाव आपके अंदर पैदा हो जाता है तो सच मानिए कि तो वो आपके लिए बिगिनिंग ऑफ द एंड है। आपको ज़मीन से जुड़े रहना होगा। आप देखिए, जब आप किसी से बात करते हैं तो आपका एक सार्वभौमिक गुण होना चाहिए,
जो मैंने अपने जीवन में अपनाया है, पहली बात तो ये है किसी के बारे में कोई नेगेटिव बात नहीं करे। दूसरी बात ये है कि जब सामने वाले से आप बात करते हैं, वो कोई भी हो, बड़ा आदमी हो छोटा आदमी हो, छोटे आदमी हो, कभी भी उसको ऐसा नहीं महसूस होना चाहिए कि बिलिटल कर रहे हैं, हमको नीचा दिखा रहे हैं, बल्कि हमको उसको एलिवेट करना चाहिए। महसूस होना चाहिए कि वो समाज का एक महत्वपूर्ण अंग है। जब आपके अंदर में ये भावनाएं अपने आप जागृत रहती हैं, तब मैं कह सकता हूँ कि स्फूर्ति ये भाव आते ही नहीं, इसलिए ज़मीन से जुड़े रहने के अलावा आपके पास कोई रास्ता भी नहीं। क्या बात है। सर, मैम, ये सवाल आप दोनों से बिल्कुल होगा कि दर्शकों, जब ज़िंदगी में आप बहुत कुछ हासिल करते हैं तो कह सकते हैं कि गीली मिट्टी को ढालना आसान है, पर पक्की मिट्टी को ढालना बहुत मुश्किल है। मटका को फिर से आप नहीं एक बार फिर से मटका बना सकते हैं जब तक वो मिट्टी गीली ना हो। तो जी हाँ, जब आपको कोई इंसान कुछ चीज़ें कहता है कि ये चीज़ें ठीक हो सकती है या कोई फीडबैक मिलता है, तो आप दोनों बिल्कुल, ये सवाल मैं भी जानना चाहती हूँ, उसको कैसे लेते हैं? क्या ये आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाता है, या फिर हो सकता है कि अरे इतनी चीज़ें कर ली और फिर तुम कुछ मुझे बता रहे हो? तो इसको कैसे युवा ले सकते हैं और फीडबैक को कैसे लिया जाए? बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, जीवन में अगर आपको कुछ सीखना है, यू हैव टू बी ए लर्नर। जिस दिन आपने ये महसूस कर लिया मैं बहुत कुछ सीख चुका हूँ, तो वो सीखने की वहाँ समाप्ति हो जाती है। अगर आप लर्नर बनकर, देखिए हम बच्चे से भी सीख सकते हैं, जो पढ़ा लिखा नहीं उनसे भी सीख सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि डिग्री लेने से ही हमें कहते हैं। एक बात और, बुद्धि सभी के पास है, लेकिन अपने विवेक का इस्तेमाल तो अवश्य करना चाहिए। और जब आप विवेक का इस्तेमाल करते हैं तो आप किसी से भी सीख सकते हैं, बच्चे से भी सीख सकते हैं। और मैंने अपने ग्रैंड चिल्ड्रन जो हैं उनसे भी सीखा। क्या बात है, क्या बात है। मैम, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं भी ये कहना चाहूँगी कि हर दिन हमारा सीखने का होता है। सीखने में कभी भी आपको हेजिटेशन नहीं करनी चाहिए, और हर आदमी से आप सीख सकते हैं, अपनी गलती से सीख सकते हैं, छोटे बच्चे से सीख सकते हैं, बड़े बच्चे से सीख सकते हैं, और बुज़ुर्गों से भी सीख सकते हैं। हमारी बहुत सारी एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, जहाँ पर 90 ईयर के लोग भी हैं। बहुत सारी संस्था से हम जुड़े हुए हैं, वहाँ पर 20 साल का भी मेंबर है। तो हमको 20 साल वाले से भी इंटरेक्शन करने में उतना ही अच्छा लगता है जितना हमको 90 ईयर्स वालों के। 90 ईयर वालों के क्या करते हैं, तो हमको फिटनेस से बहुत सारी चीज़ों का आइडिया लगता है कि अपने आप को हेल्दी कैसे रख सकते हैं, अपने परिवार को कैसे संतुलित रख सकते हैं, अपने संस्कार को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। 20 वाले के साथ हम इंटरेक्शन करते हैं तो आज के ज़माने की जो टेक्नोलॉजी है उसको सीखने का मौका मिलता है। और मैं कभी भी हेजिटेट नहीं करती कि कोई भी नई चीज़ सीखनी हो, जब मेरी कोई गलती हो, मैं कोशिश करती हूँ। हमारी बिल्डिंग में हमारे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको मैं बुला के एज ए अपने टीचर समझ के उनसे कुछ सीखने की कोशिश करती हूँ। तो मेरी कोशिश हमेशा रहती है कि हर तरह से, इवन हम अपने स्टाफ से भी बहुत कुछ सीखते हैं। हमारा स्टाफ कई बार कोई बात कहो तो जवाब नहीं देता, हमको लगता है कि उसने गलती की है तो इसे जवाब नहीं दे रहा। तो हमें लगता है कि हमारी लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे क्षण आते हैं, अगर हमारे पास उस तरह का आंसर नहीं होता तो हमको उसमें चुप रहना चाहिए, बजाय कि हमको कुछ उसको नेगेटिव वे से कोई बात करें। तो कहने का मतलब हर चीज़ से हमको सीखने का मौका मिलता है, हर क्षण से सीखने का मौका मिलता है। जी हाँ, बिल्कुल। तो जी हाँ, हर क्षण आपको कुछ नया सिखाता है, और बस आपकी जो कह सकते हैं नज़रें हैं वो पार की होनी चाहिए। और अगर सीखने के बारे में बात करें तो इसमें कोई बुराई नहीं है, और आपको कोई भी इंसान कुछ भी सिखा सकता है, चाहे वो आपसे छोटा हो या फिर आपसे बड़ा हो। इसी के साथ नेक्स्ट सवाल सर आपसे होगा कि विकलांगों के लिए आपने काफ़ी ज़्यादा काम किया है। आर्टिफिशियल लिम्ब जो कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा महंगी चीज़ है, वो आपके अस्पताल में दी जा रही हैं, और काफ़ी लोग इस बात को सुनकर काफ़ी विस्मित है और चौंक जाते हैं कि अरे ये कैसे। और आज के ज़माने में जो लोग हार बैठे थे और कोई उम्मीद नहीं थी, वो आज चल पा रहे हैं, खा पा रहे हैं, ड्राइव कर पा रहे हैं। तो ये कैसे कह सकते हैं हासिल किया आपने? मैं कहते हैं ना, डाउन द मेमोरी लेन जाना चाहूँगा। एक संस्था है भारत विकास परिषद, अखिल भारतीय भारत विकास परिषद। हम लोगों ने एक उसकी ब्रांच बिहार में खुली थी, और उस समय पद्मश्री विमल जैन जी अस्पताल से जुड़े हुए हैं, महासचिव, संगठन महासचिव हैं, और कुछ लोगों ने मिलकर स्थापना की थी। 1993 में उसका एक एग्जीक्यूटिव गवर्निंग बोर्ड की मीटिंग बिहार में हम लोगों ने आयोजित की थी, जिसमें उस समय के महामहिम जगमोहन जी, जो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे, वो पटना आए थे।
जब जिस दिन पटना आए थे तो वो सारी बातें हुई कि बिहार के बारे में आपके सेवा के प्रकल्प क्या चल रहे हैं। हम लोगों को कोई आइडिया नहीं था, तो उन्होंने कहा कि कुछ तो आप इसको टेकअप कीजिए। तो हम लोगों ने टेकअप किया कि देखिए समाज में कई संस्थाएं हैं, लायंस इंटरनेशनल है, रोटरी इंटरनेशनल है, मारवाड़ी हेल्थ सोसाइटी, कई बिहार में काम कर रहे हैं, लेकिन हमने माना दिव्यांगों के लिए कोई भी संस्था इस क्षेत्र में काम नहीं कर रही है। एक दिव्यांग चलते हुए आ रहा है, उसे कोई पूछ नहीं रहा, उसका क्या कष्ट है उसको पता नहीं है। तो मैंने और विमल जैन जी और बाकी लोग तो अभी काफ़ी लोग नहीं हैं, हाँ मैं उनका जिक्र करना चाहूँगा, प्रोफेसर विश्वनाथ अग्रवाल जी, वो भी 92 वर्ष के हैं और मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि शतायु हूँ। हम लोगों ने शुरुआत की, लेकिन 5-6 साल शुरू के हम लोग सफल नहीं हुए। कहते हैं ना, पैशन होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, हमने हार नहीं मानी। हमको मेरे दिमाग में एक बात और भी थी, अगर हमको दिव्यांगों की सेवा करना है, मुझे आज भी 4 लाइनें जो मेरे जहन में हमेशा कूदती हैं, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा इस मंच से दर्शकों के लिए। बने सहारा बेसहारों के लिए, बने किनारा भ्रमित नावों के लिए, जो जिए अपने लिए तो क्या जिए, जी सको तो हजारों के लिए। इसको याद करते हुए हम लोगों ने एक कंकरबाग में 1998 में जयपुर फूड बनाने का एक गैरेज से शुरुआत की थी। इस संदर्भ में मैं नाम लेना चाहूँगा सुनील आनंद परिवार, जो कि अमेरिका में रहते हैं। वो पटना आए थे अपनी पत्नी के साथ, बेटी के साथ, और जब उन्होंने आया तो हमसे शुरू में जुड़ गए, क्योंकि उनकी एक बहुत ही बड़ी दुर्घटना हुई थी। उनके 18 साल का बेटा अमेरिका में रोड कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। उन्होंने पूरी अपने बेटे के, जिसका नाम संजय आनंद है, भारत विकास एवं संजय आनंद विकलांग हॉस्पिटल, संजय आनंद को इसलिए जोड़ा गया कि वो हमसे जुड़े हुए हैं। उन्होंने पूरे उनकी बॉडी को डोनेट कर दिया। आज हम दधीची देहदान के माध्यम से कहते हैं कि आप डोनेट कीजिए बॉडी को। उन्होंने कल्पना कीजिए 1995 में डोनेट की थी, जिसमें कोई था भी नहीं, तो वो भी हमसे जुड़ गए। हम लोगों ने शुरुआत की, भाई ये जयपुर फूड जो है बहुत छोटे पैमाने पर हो रहा है, अगर हमको सेवा करनी है तो बड़े पैमाने पर करनी पड़ेगी। लेकिन हमारे पास आर्थिक संकट था, पैसे बहुत नहीं थे। लेकिन हम लोगों ने मिलकर आज पाटलिपुत्रा इंटरस्टेट बस टर्मिनल है, उसके सामने में हमारा सेंटर है, 5 मंजिला सेंटर है, स्टेट ऑफ द आर्ट है। वो किसी भी तरह से कमर्शियल हॉस्पिटल से कम नहीं है, लेकिन वहाँ जितनी भी सेवाएं दी जाती हैं वो फ्री है, एक्सक्लूसिवली फ्री है, बिल्कुल फ्री, बिल्कुल निःशुल्क है। मैं आपसे थोड़ा शेयर करना चाहता हूँ। मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि जितने भी दर्शक सुन रहे हैं, हमारा सपना जो है हॉस्पिटल का 21वीं सदी का बिहार, दिव्यांगता मुक्त बिहार। क्या बात है। तो अगर ये सपना पूरा करना है तो हम लोगों ने हॉस्पिटल में शुरू किया। इसके पहले हम एक नाम और लेना चाहेंगे, जो हम कहते हैं भगवान के दर्शन तो हमने नहीं किए हैं, लेकिन इस धरती पर भगवान के दर्शन के रूप में डॉक्टर SS झा, सावन का महीना है, उनका नाम भी डॉक्टर शिव शंकर झा है। वो हमसे शुरू से जुड़े हुए थे। उनके कहने से ही हमने वहाँ पर अपना एक ऑपरेशन थिएटर शुरू किया। और जो पहले 25 साल पहले पोलियो से ग्रस्त बच्चे थे, उनका वो करेक्टिव सर्जरी करते थे। कालांतर में पोलियो समाप्त हो गया और बाई बर्थ जो डिफॉर्मिटीज़ थी उसको ऑपरेशन की तरह आज भी हमारा जो ऑपरेशन थिएटर है वो स्टेट ऑफ द आर्ट है। 4 ऑपरेशन एक साथ हैं, 7-8 डॉक्टरों की टीम हमारे साथ हैं, वो बिल्कुल निःशुल्क सेवाएं देती हैं। साथ ही साथ हमारे सेंटर में जो हड्डी के डॉक्टर हैं, हम उनके लिए हमारे साथ में उनके हड्डी के लिए बिना एक्सरे को कुछ नहीं होता है। क्या बात है। हमने 23-24 लाख का एक डिजिटल एक्सरे मशीन वहाँ लगाई। सारी सेवाएं वहाँ हैं, डॉक्टर से देख के ऑपरेशन करते हैं। जो ऑपरेशन होते हैं, आज हजारों ऑपरेशन डॉक्टर साहब ने किए होंगे, उनकी टीम ने किए होंगे। इसके अलावा जो आर्टिफिशियल लिम्ब हम दे रहे हैं स्टेट ऑफ द आर्ट, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हम लिम्ब दे रहे हैं वो वर्ल्ड क्लास है, जो क्वालिटी वर्ल्ड क्लास है, कहीं कंप्रोमाइज नहीं है। मैं अगर समय नहीं है मैं एक वीडियो दिखाता कि ज़्यादा जो डिफॉर्मिटीज के क्वेश्चन हैं वो ट्रेन से कटने के पश्चात हैं। क्या बात है सर। एक व्यक्ति जिसके दोनों हाथ ट्रेन से कट गए, एक टांग कट गई, वो केवल एक टांग भरता। आप कल्पना कीजिए उस परिवार के और उस व्यक्ति की कि क्या स्थिति रही होगी। वो एकदम पड़ा हुआ बिस्तर पर, परिवार पर बोझ है, लेकिन आज वो अपने पैरों से चल रहा है, अपने हाथों से खा पी रहा है, वो सिग्नेचर भी कर सकता है। और क्या बात है। तो जी हाँ, समय की थोड़ी कमी होने के कारण हम इन बातों को संक्षिप्त में ये कहना चाहेंगे। तो सर, आज आपके कार्यों के कारण कई सारे लोग
ज़िंदगी में चल फिर पा रहे हैं और जो एक उम्मीद होती है जो टूट जाती है वो फिर से आपने जोड़ी है। तो जी हाँ, इसी के साथ वीना गुप्ता जी और देशबंधु गुप्ता जी, धन्यवाद हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आने के लिए और इतनी सारी बातें बताने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है। तो जी हाँ दर्शकों, अगर आपके पास कोई सुझाव हो, कोई सलाह हो, कोई मशवरे हो, कोई फीडबैक हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं director.ddkpatna@gmail.com पर। और मैं रमा अब आपसे एक अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ और कुछ नई बातों के साथ मिलूंगी। फिलहाल के लिए आपसे कहना चाहूँगी टाटा बाय बाय, मिलेंगे एक नए एपिसोड में आपके साथ। नमस्कार।